नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत अपन ने मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ा और किस तरह से यहाँ पे जैसे मान लो 1210 से 1252 तक जैत्र सिंह थे और उसी के समकक्ष 1206 से लेकर के 1215 तक दिल्ली की जो सल्तनत चली उसमें गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश और लोधी वंश इत्यादि आए, है ना। तो और जैत्र सिंह के बाद में आए तेज सिंह, जिनका समय था कार्यकाल था 1252 से लेकर 1268 तक इनका कार्यकाल था। और इनकी जो उपाधि थी वह थी उमापति राव वंदय, ये इनकी उपाधि थी। तथा इन्होंने इनके काल में एक ही कार्य हुआ था, जो कि था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की इनके द्वारा इनके कार्यकाल में रचना हुई थी, है ना। और इसी तरह से जैसे उसके बाद में आए थे रतन सिंह 1302 से 1303 तक, जिसमें इन्होंने रत्न सिंह की रानी का नाम था पद्मावती, और पद्मावती श्रीलंका की राजकुमारी थी। पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन था तथा माता चंपावती थी, और तोते का नाम हीरामल था। तथा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ पर आक्रमण के समय गोरा और बादल मारे गए। जो रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल थे वे मारे गए, तथा अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 8 महीनों तक इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर घेरा डाले रखा, और इसमें जो अपने रतन सिंह थे इन्होंने केसरिया किया, तथा इनकी रानी ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ में जौहर किया, और यह मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाया। और इसी तरह से जो एके थे अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर बदल करके खिजराबाद रख दिया, है ना। इसके पश्चात आए हमीर सिसोदिया को घाटी पंचानन। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, इस तरह के बिल्कुल साधारण से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हमको क्या है कि इतिहास एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा टिपिकल होती है, और जिसको हम अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर लेते हैं, खूब बार बार रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल ध्यान रखें, कि मोटी मोटी सी मैं एक बार रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि 3-4 वीडियो हो चुके हैं, हमने उनमें बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया है ना। इसके बाद हमीर सिसोदिया आए। हमीर सिसोदिया थे 1326 से 1364 तक। इन्हें घाटी पंचानन अर्थात विषम परिस्थितियों में अडिंग रहने वाले की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई, तथा सिसोदिया वंश के संस्थापक वीर राजा कान्हा व्यास की पुस्तक एकलिंग महात्म्य में प्रथम अध्याय राजवर्धन की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी, तथा इस राजवर्णन में हमीर सिसोदियों को वीर राजा भी कहा गया था। ऐसे ही इनके पश्चात हुए हैं क्षेत्र सिंह के शासन काल क्षेत्र सिंह जो थे वे दासी पुत्र चाचा और मेरा थे। फिर आए लक्ष्य सिंह मतलब राणा लाखा, दरबारी विद्वान धनेश्वर शाह सोहंग भट्ट, तथा राणा लाखा के काल में जावर में चांदी की खान निकली, तथा लाखा के काल में ही पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया, तथा महाराणा के काल में राव चूड़ा ने रणमल के स्थान पर राव कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया। अतः राजमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह उनके पुत्र चूड़ा से करने आए थे, लेकिन पहले ही राणा लाखा ने कहा कि अब इस उम्र में हमसे कौन विवाह करेगा। इसी बात पर उन्होंने अपनी बहन का विवाह वे राणा लाखा के साथ करने को तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का अगला जो शासक बनेगा वही बनेगा। तो उन दोनों से पुत्र की प्राप्ति हुई, मोकल की प्राप्ति हुई, तथा मोकल 1421 से 1433 तक राजा रहे। मोकल 12 वर्ष की आयु में ही शासक बन गए, तथा उनके मोकल तब तक 21 वर्ष तक कुंवर चूड़ा के संरक्षक बने रहे, लेकिन हंसा भाई के द्वारा उनके ऊपर संदेह किया गया, इस कारण से वे वहां से चले गए, तथा इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इन्हें जो चूड़ा थे इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा गया। मोकल ने समसिद्धेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई। फिर इसके पश्चात हुए महाराणा कुंभा। 1429 से लेकर के 1468 तक का जो 1433 से लेकर के 1468 तक का कार्यकाल महाराणा कुंभा का रहा। वे संगीत, युद्ध तथा सारंग युद्ध, कला, करार, कलम आदि के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी बहुत सारी उपाधियां इनको मिली हुई थी, जिनमें जो प्रमुख है वे मैं बताती हूँ।
राणो रासो अर्थात साहित्यकारों का आश्रयदाता। रासो का अर्थ होता है कि जब किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों का वर्णन महाकाव्य के रूप में किया जाए तो उसे रासो कहा जाता है। छाप गुरु, भाल गुरु, शैल गुरु, है ना। इस तरह से इन्हें हिंदू सुल्तान, नरोत्तोष्टि, अश्वपति इत्यादि उपाधियां इन्हें प्रदान की गई थी। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध, कामराज, हर वर्तिका, संगीत रत्नाकार तथा चंडी शतक, इतिहासार आदि आदि की रचना इनके द्वारा की गई। कुंभा के काल में रसिक प्रिया नामक पुस्तक की रचना की गई। महाराणा कुंभा की माता का नाम था भाग्य देवी तथा सारंगपुर का युद्ध, यह युद्ध महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के द्वारा लड़ा गया तथा इसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई। कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना गया, है ना। और इसके अंतर्गत तो टोटल 9 मंजिला इमारत थी है और इसमें जो 9वीं मंजिल थी उस पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ था। इसकी ऊंचाई 122 फीट थी, इसकी चौड़ाई 30 फीट थी तथा सीढ़ियां इसमें 157 थी तथा इसके जो स्थापत्यकार थे वो जैता, नापा और पुंजा थे और ये भगवान विष्णु को समर्पित था। इन्हें विष्णु स्तंभ तथा हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा गया, है ना। ये राजस्थान पुलिस का चिन्ह 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। जैन स्तंभ का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया तथा ये 11वीं और 12वीं सदी में बघेरवाद जैन जीजा के द्वारा निर्मित था तथा 7 मंजिला और 75 फीट की ऊंचाई थी। जैनों के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव को ये समर्पित था, है ना। जैनों के जो प्रथम देव थे वे थे ऋषभदेव, आदिनाथ तथा आदित्य नेमी और नेमीनाथ और जो अंतिम थे 23वें गुरु थे वे थे पार्श्वनाथ और अंतिम गुरु थे महावीर स्वामी, है ना। आवल बावल की संधि की गई। आवल बावल की संधि में राव जोधा व राव कुंभा के मध्य हुई थी। इस संधि का जो केंद्र था वह था पाली था, अर्थात इस संधि के मध्य में मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई थी। फिर इसके बाद चंपानेर की संधि हुई। यह संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई तथा कुंभा ने 1457 में इन दोनों को बदनौर के युद्ध में पराजित किया। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा गया। महाराणा कुंभा का यह निवास स्थान था। कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। महाराणा कुंभा ने राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। वीर विनोद के अनुसार यह उल्लेखित है। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा ने अपनी पत्नी कुमल देवी के सम्मान में बनवाया था, जिसके शिल्पी मंडन थे तथा मंडन गुजरात के निवासी थे तथा राजवल्लभ राजप्रसाद देवी मूर्ति प्रकरण कुंभा के द्वारा अचलगढ़, बंसल दुर्ग, सिरोही तथा भोमर दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा के द्वारा कैलाशपुरी में विष्णु मंदिर, बदनौर में कुशल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था तथा कुंभा के काल में ही राजपुर में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। इस प्रकार से जो महाराणा कुंभा थे, कुंभा स्वयं एक विद्वान थे तथा कुंभा के दरबार में मंडन के भाई नापा का भी स्थान था। इसलिए जितने भी यहाँ पर शिल्पकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन सभी को अच्छे से आदर पूर्वक स्थान कुंभा के दरबार में प्राप्त था। मंडन के पुत्र गोविंद भी कुंभा के दरबार के निवासी थे तथा गोविंद के द्वारा भी उदर धारिणी तथा द्वार दीपिका नामक पुस्तकों की रचना की थी, है ना। फिर रायमल हुए, उन्हें उनके पत्नी के श्रृंगार देवी के द्वारा दोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया, है ना। तो इस तरह से बाबर और राणा सांगा ने उनके भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, परंतु यह बात सत्य नहीं थी क्योंकि इस समय राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक था। सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली व बांडी के युद्ध में पराजित किया। इसके अलावा राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को भी पराजित किया। वास्तव में पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी स्वयं भारत का शासक बनना चाहता था, इसलिए दौलत खां ने ही बाबर को आमंत्रित किया था। राणा सांगा ने बयाना में बाबर को पराजित किया और बयाना के दुर्ग पर अधिकार किया। इस युद्ध के बाद सांगा लगभग 1 महीने तक भूसावर में ही रहा और यह इनकी भूल मानी गई, ठीक है। अब इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ तथा ये खानवा वर्तमान में भरतपुर में है कि रूपवास तहसील में स्थित है। स्वयं सांगा ने इस युद्ध में पाती पेरवन प्रथा का उपयोग किया तथा इसमें
जो शासक आए हुए थे, सादड़ी का झाला अज्जा, भरतपुर के अशोक परमार, बीकानेर के राव कल्याण तथा मारवाड़ के राव गंगा तथा गंगा की ओर से राव मालदेव इत्यादि यहाँ पर शासक आए। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा के साथ में एक राजा व 9 राव और 104 सरदारों ने हिस्सा लिया और बाबर और राणा सांगा के मध्य यह युद्ध हुआ तथा इस युद्ध में जिहाद का नारा लगवाया गया और गाजी की उपाधि धारण की गई बाबर के द्वारा। बाबर ने जीत का प्रमुख कारण उनकी तोपों व तुगलुमा पद्धति थी। तुगलुमा पद्धति दुश्मन को आगे व पीछे दोनों ओर से घेरकर युद्ध करना था। उस्मानी पद्धति भी थी, तोपों को सजाने की विधि तथा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद इसके स्थान पर झाला अज्जा ने ले लिया था तथा सांगा को बसवा दौसा में लाया गया तथा राणा सांगा की मृत्यु मध्य प्रदेश के कांची नामक स्थान पर हुई थी। राणा सांगा की छतरी मांडरगढ़ में है तथा इसका निर्माण अशोक परमार के द्वारा कराया गया था, जबकि राणा सांगा का चबूतरा बसवा में है तथा इसका निर्माण आमेर के पृथ्वी सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब खानवा के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? खानवा के युद्ध में प्रमुख कारण थे बाबर और राणा सांगा के मध्य में जो आपसी मनमुटाव था वह इसके प्रमुख कारण थे, है ना। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी बाबर की, इसमें विजय हुई थी और किस कारण से हुई थी? तुगलुमा व उस्मानी पद्धति के कारण। अब रतन सिंह सेकंड जो 1528 से 1531 तक का इनका समय हुआ। सांगा की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी थी धनबाई, उसके पुत्र था रतन सिंह सेकंड और कर्मावती के 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, है ना। तो किस तरह से राणा सांगा के बाद में रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी। कर्मावती को मेवाड़ का क्षेत्र मिला तथा कर्मावती ने रणथंभौर का क्षेत्र मिला। कर्मावती ने रणथंभौर में अधूरी छतरी का निर्माण करवाया और अपने बड़े भाई सूरजमल की सहायता से रतन सिंह की हत्या करवा दी और सूरजमल ने अहेरिया प्रस्ताव का आयोजन किया। अहेरिया शिकार से संबंधित होता है। विक्रमादित्य जो 1531 से लेकर के 1536 तक का इनका कार्यकाल रहा। विक्रमादित्य की माता कर्मावती राजमाता बनी तथा गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और पहले आक्रमण को कर्मावती ने विफल कर दिया था तथा 1534 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया। अतः कर्मावती ने सैनिक सहायता हेतु हुमायूं को कर्मावती ने युद्ध करने का निर्णय लिया। इस आक्रमण के दौरान कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों को बूंदी के देवलिया नामक स्थान पर भेज दिया तथा मेवाड़ की जिम्मेदारी प्रतापगढ़ के बाघ सिंह को सौंप दी। इस आक्रमण में बाघ सिंह मारा गया और कर्मावती ने जौहर किया तथा यह घटना मेवाड़ का दूसरा शाखा हुई। इसके बाद बनवीर राजा बना। 1536 से 1537 तक बनवीर राजा रहा। बनवीर 1 वर्ष के लिए मेवाड़ का शासक बना। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी तथा बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, परंतु पन्नादाय पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उसने उदय सिंह की प्राणों की रक्षा की। उदय सिंह का पालन पोषण कुंभलगढ़ के किले में आशा देवपुरा के द्वारा किया गया और उदय सिंह 1527 से लेकर के 1572 तक इनका राज्याभिषेक हुआ और उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। 1540 में उदय सिंह चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उदय सिंह के काल में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। अतः उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी के सेनापति शख्स खां को सौंप दी थी तथा 1459 राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई। 1559 उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना और 18 नवंबर 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की थी। और किस तरह से ये इनके राज्य बट गए थे उसके बारे में अपन बात करेंगे। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल व पत्ता को सौंप दी और स्वयं गोगुंदा के पहाड़ों में चले गए। जयमल पत्ता लड़ते हुए मारे गए और फूल कुंवर के द्वारा जौहर किया गया। इसे चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहा गया। अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया तथा अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुए, इसलिए इन दोनों की पाषाण मूर्तियां आगरा के दुर्ग के बाहर स्थापित की तथा 4 हाथों वाले लोक देवता वीर कल्ला जी भी इसी युद्ध में भाग लिए थे तथा 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई। होली के दिन इनकी छतरी गोगुंदा में है। होली के 8वें दिन कृष्ण अष्टमी होती है तथा होली के 7वें दिन मनाई जाती है क्योंकि उनकी मृत्यु होली के दिन ही हुई थी। और उदय सिंह महाराणा प्रताप 9 मई 1540 से 19 जनवरी 1597
है ना। इनका अन्य नाम था वीर शिरोमणि और कीका के नाम से भी महाराणा प्रताप को जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था बादल महल में। इनके पिता थे उदय सिंह तथा इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। पत्नी थी इनकी अजय दे तथा भाई थे जयमल, शक्ति और सागर। पुत्र थे सागर सिंह, घोड़े का नाम चेतक तथा हाथी का नाम था राम प्रसाद। राज्याभिषेक हुआ था 18 फरवरी 1572 को और इनका स्थान था गोगुंदा। कृष्णदास दास में प्रताप की कमर में तलवार बांधी तथा चार इत्ते भेजे तथा अकबर ने समझाने के लिए जलाल खां, मानसिंह प्रथम तथा भगवंत दास तथा तोडलमल इत्यादि थे। तथा देखो मुख्य जो 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, 1578 में शाहबाज खां का कुंभलगढ़ अभियान हुआ तथा 1580 में अब्राहिम खाने खाना का मेवाड़ में अभियान हुआ। फिर उसके बाद 1502 में दिवेर का युद्ध हुआ। ठीक है। प्रताप के दरबारी चित्रकार थे निसारुद्दीन, प्रताप के दरबारी साहित्यकार थे तथा मथुरा के चक्रपाणी मिश्र पुस्तक थी विश्व वल्लभ, ये पुस्तक थी। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो हम राणा सांगा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, वह हम नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस वीडियो में नई बात अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये अभी जो मैंने आपको बताया है ये सारा आपको मैंने जो हम पीछे पढ़ चुके उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। नेक्स्ट हम महाराणा प्रताप ने क्या क्या किया, इनके भाई ने क्या किया और किस तरह से हल्दीघाटी के युद्ध, खमनोर का युद्ध है ना, खमनोर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध तो एक ही बात है, इसके परिणाम क्या हुए, किस तरह से झालाविदा ने संभाला, है ना। हल्दीघाटी के युद्ध के अंतर्गत किस तरह से झालाविदा इनके स्थान पर आ गए, है ना। तो इन सब बातों का हम अध्ययन अब जब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसके अंतर्गत मैं आपको सारे अच्छे से प्रॉपर वे में पूरे जितने भी हमारे अपने जो मेवाड़ के शासक हुए हैं उनके बारे में अपन पूरा अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। और इसके बाद में जो हमारी जो नेक्स्ट है वो है मिर्जा राजा जयसिंह। अब मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ के शासक थे, जयपुर के। कहाँ के शासक थे, जयपुर के। मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ के शासक थे, जयपुर के। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, और जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं, ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं, जयनगर के नाम से जानते हैं, और अंबिकापुर के आमेर के मुख्य नाम थे अंबिकापुर, है ना, आमरी रायपुर, अम्बावती, ये इनके नाम थे मुख्य, है। ठीक है ना। मानसिंह के काल में क्या हुआ था, है ना। अब हम चलते हैं, मानसिंह के बाद आते हैं हमारे मिर्जा राजा जयसिंह। कौन आते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह, जिनका कार्यकाल क्या था 1621 से लेकर के 1667 इनका कार्यकाल था। अब देखिए जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, है ना। मिर्जा राजा जयसिंह के कौन कौन थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, है ना। अब इनकी उपाधि क्या थी, मिर्जा राजा किसने दी थी, शाहजहां के द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, मावठा झील, केसरी क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास आमेर महल में है ये सब चीजें। ठीक है। इनके काल में पुरंदर की संधि हुई जो कि 1600 कब हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह बैट्स शिवाजी तथा संधि का वर्णन कहाँ हुआ था, मानुची ने किया था। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा स्थित जयपुर भवन में कैद किया था, है ना। शिवाजी को कहाँ किया था कैद, औरंगजेब ने आगरा स्थित जयपुर भवन में इन्हें कैद किया तथा दरबारी विद्वान थे इनके बिहारी और इनके बुहारी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन थी, बिहारी सतसई और रामकवि और जयसिंह चरित्र। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु मध्य प्रदेश के बरहुनारपुर नामक स्थान पर हुई थी तथा इसी तरह से रामसिंह प्रथम 1667 से लेकर 1682 तक का समय रहा। इनके दरबारी कवि थे कुलपति मिश्र, है ना। इनके दरबारी कवि कौन थे, कुलपति मिश्र थे। रस रहस्य इनके द्वारा लिखित थी तथा लक्ष्यपति राम थे। चकता पदाशाही इनके द्वारा लिखी गई। अब देखो हमने एक तरह से इससे पहले हमने अभी इतना सारा जो पढ़ा है वो एक तरह से गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, क्योंकि इसको गायत्री मंत्र की जैसे ही रटोगे भाई किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन हारा, कौन जीता, किसका युद्ध किससे हुआ, ये सब चीजें हमको रोज 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 बिल्कुल ऐसे पढ़नी जैसे हम गायत्री मंत्र एक सांस में बोल लेते हैं। ये हम रोजाना पढ़ा करो तो ज्यादा जल्दी से और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, नहीं तो पढ़ा हुआ पूरा अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पूरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है ना। अब देखो क्या है राय सिंह। अब राय सिंह प्रथम के बाद में विशन सिंह आए तथा
1622 से लेकर 1649 तक आमेर के शासक बने रहे। इनके काल में आमेर के दुर्ग की किलेबंदी करवाई गई। सवाई जयसिंह आए आधुनिक चाणक्य कहलाए तथा सवाई की उपाधि दी गई। इन्हें 1700 से 1743 तक का इनका कार्यकाल रहा। औरंगजेब के द्वारा इन्हें सवाई की उपाधि दी गई तथा मुगल बादशाहों को अपनी सेवा दी इनके द्वारा, है ना। अब देखो इन्होंने क्या क्या करवाए, इन सबका इसमें वर्णन है। ये देखिए, देखो सवाई जयसिंह 1700 से 1743 तक का इनका समय रहा। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। इनके द्वारा जयबान तोप का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह के काल में निर्मित एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। केवल एक बार प्रयोग किया गया, जिसका गोला चाकसू में जाकर गिरा था और वह गोले राव नामक तालाब का निर्माण हुआ तथा वहां पर नाहरगढ़ दुर्ग, जो 1734 में मराठों के आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु निर्माण करवाया गया। इसका अन्य नाम क्या था? नाहर सिंह भोमिया के नाम से नाहरगढ़ का नाम पड़ा। जयपुर का मुकुट महलों का दुर्ग सुदर्शनगढ़ तथा मूल नाम थे इसके नाहरगढ़ के, ये प्रमुख नाम थे तथा इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। एक साथ 9 महल बने हुए हैं। एक में से निकलो दूसरे में चले जाओ, दूसरे में से निकलो तीसरे में चले जाओ, इस तरह से 9 महल बने हुए हैं टोटल। अब देखो आगे क्या है। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को। स्थापत्यकार थे इसके विद्याधर भट्टाचार्य जी थे। जल निवास प्रणाली भी यहाँ बनाई गई थी, का नक्शा भी बनाया गया तथा मेलकम स्पीड ने, है ना, और स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक में लिखा है द रॉयल ट्विन ऑफ द इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी भी कहा गया है ना। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या क्या थे। और 5 स्थानों पर जंतर मंतर है। दिल्ली में सबसे पहले, जयपुर में सबसे बड़ी और विश्व धरोहर सूची में शामिल है तथा इसमें यंत्र क्या क्या है? सम्राट यंत्र और राम यंत्र, ऊंचाई नापने का यंत्र है राम यंत्र तो, और सम्राट यंत्र एशिया की सबसे बड़ी घड़ी है तथा मथुरा और वाराणसी और उज्जैन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें। अश्वमेघ किया गया यहाँ पर राज पुरोहितों के द्वारा। पुंडरिक रत्नाकर इनकी बुक्स थी। जयसिंह कल्प ध्रुव तथा ज्योतिष पर पुस्तकों की रचना की गई। जयसिंह कारिका तथा जीजा मोहम्मद शाह संगीत को समर्पित था। अभी किसे समर्पित था? मोहम्मद शाह संगीत रोशन अख्तर के द्वारा था तथा रफी उद। अब देखो इसमें क्या क्या है। 7 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की। जैसे पहले थे औरंगजेब, बहादुर शाह, है ना, शाहजहां, शाहदार और फारुखाबाद, रवि उल नदौला, रवि उद दरजत और मोहम्मद शाह रंगीला, रोशन अख्तर, इन सभी को ये समर्पित था, है ना। तो इस तरह से ये जो हमारे जो जयपुर के राजा हुए हैं जैसे सवाई जयसिंह, इनके द्वारा सदा ही क्या की गई? मुगलों को अपनी सेवा इनके द्वारा दी गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए आगे सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें 50 शब्दों में। आप पढ़ लेना इसको, पीछे पढ़ा दिया मैंने। सवाई जयसिंह की राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या थी? देखिए, सवाई जयसिंह के काल में मुअज्जमा व आजम के मध्य में 1707 में जजाऊ का युद्ध लड़ा गया था। 1707 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? जजाऊ का युद्ध लड़ा गया था, है ना। अब इसमें क्या था? देखो जजाऊ के युद्ध में मुअज्जमा का साथ सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह ने दिया था। आजम का साथ सवाई जयसिंह ने दिया। और वो जो मुअज्जम कौन था? बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम कौन था? बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम की इस युद्ध में विजय हुई तथा विजय सिंह आमेर के शासक बने और आमेर का नाम इस्लामाबाद मोमिनाबाद कर दिया गया था। अतः सवाई जयसिंह ने देवारी समझौता किया और देवारी समझौता आमेर, मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य हुआ। अब देखो देवारी समझौता किस किस के मध्य हुआ, ये क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा, इसको याद रखें। देवारी जो समझौता था वह आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य हुआ देवारी समझौता। अब क्या क्या था देवारी समझौते में? देखो आमेर आया, सवाई जयसिंह आए, इनके पुत्र थे माधव सिंह, ठीक है, और कौन थे इनके पुत्र? थे ईश्वरी सिंह, ठीक है। अब जो माधव सिंह थे उन्होंने मेवाड़ समझौते में अमर सिंह सेकंड थे, इनकी पुत्री थी चंद्र कुंवर थी, ठीक है। और सवाई जयसिंह के दूसरे जो पुत्र थे वो ईश्वरी सिंह थे, उनकी पुत्री थी क्या थी? सूरज कुंवारी थी
तथा अजीत सिंह की पुत्री थी। ठीक है, इस तरह से इनका समझौता हुआ। और देखो मुअज्जम और आजम क्या होता है, देखो यहाँ पर साइड में समझा रखा है थोड़ा सा। इधर देखो मुअज्जम व आजम क्या है, बहादुर शाह प्रथम, विजय सिंह है ना, इनके भाई हुए, है ना, इनके भाई हुए सवाई जय सिंह। ठीक है, अब सवाई जय सिंह देसूरी समझौता हुआ। ठीक है, और यहाँ पर आजम कौन थे, आजम कौन सा युद्ध हुआ है, जजाऊ का युद्ध, है ना। और इस तरह से देवारी समझौता मेवाड़ और मारवाड़ और किसके मध्य हुआ था, आमेर के मध्य हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये नेक्स्ट अब अपन चलते हैं। देखिए ये इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि देखो अपन को कोई पता नहीं है कि एग्जाम कब ले लिया जाए अपना, है ना। तो अब एग्जाम कभी भी अपना लिया जा सकता है, अतः हमको बहुत ही ध्यान से और समझदारी से अपने फटाफट अपने कोर्स पूरे करने हैं अपन को, जिससे कि अपन एक बार इसका रिवीजन कर सकें, और रिवीजन के समय ही हम ये कर पाएंगे कि हम किस तरह से जो हम कार्य कर रहे हैं क्या वह हमारे लिए सफिशियंट है, या इसके अलावा हमको और भी पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, भरतपुर के हस्तक्षेप। अब ये भरतपुर का जो हस्तक्षेप है वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए, है ना, भरतपुर का हस्तक्षेप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।